अध्याय 22। झूले पर रोमांटिक दोपहर बिताने के बाद उस रात सम्राट निश्चित रूप से फिर से शीहे पैलेस गए। झुआंग लुओयान के साथ एक गर्म भोजन किया, आदर्शों और जीवन के बारे में बात की, फिर एक भूत लड़ाई की और अंत में संतुष्टि के साथ सो गए। आंतरिक महल में शायद बहुत से लोग अच्छी तरह से नहीं सो पाते, लेकिन यहाँ रात अभी भी बिल्कुल शांत थी, जैसे कि अंधेरी रात में पूरे उथल पुथल को मौन के पर्दे ने ढक दिया हो। जब पहली गड़गड़ाहट हुई तो महारानी उठ बैठीं। उनका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। धीरे धीरे सांस छोड़ने से पहले एक बार चारों ओर देखा। महाराज, रात्रि प्रहरी ने यह हलचल देखी और पर्दे के बाहर से पूछा, क्या हुआ? कोई बात नहीं, रानी ने पर्दे उठाए, खिड़की के बाहर रात में चमकती बिजली को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, मुझे डर है कि आज रात फिर बारिश होगी। मुझे डर है कि कुछ दिन पहले मुझे जो पांडुलिपि मिली थी वह भीग जाएगी। उसने ऊपर देखा तो महल की नौकरानी खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा अधीर होकर कहा, पीछे हटो। जी श्रीमान। महल की नौकरानी ने देखा कि रानी ठीक है, इसलिए वह आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई। रानी ने पर्दे नीचे कर दिए और मन ही मन सोचा, यहाँ बहुत से नौकर नहीं हैं जो उसे संतुष्ट कर सकें। सुओंग थीन लाओ में थीन क्वी नहान एक साधारण पोशाक पहने खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हो रही बारिश को देख रही थी और उदास होकर आहें भर रही थी। आज रात गरज इतनी तेज थी। मुझे आश्चर्य है कि सम्राट अभी झाओ जियान रोंग को कैसे मना रहा है। गरज ने आसमान को इतना हिला दिया कि सुअर भी जाग गए। झुआंग लुओयान सम्राट की बाहों में सिमट गया। यह अच्छा है, कुछ दिनों में हमें चावल के पौधे लगाने होंगे। इस बारिश से खेतों में अब पानी की कमी नहीं होगी। इस साल बहुत ज्यादा सूखा नहीं है। संभवतः सभी लोगों के पास पानी जमा करने के लिए तालाब होंगे, इसलिए चावल की रोपाई के लिए पानी की कमी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फोंग कैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बारिश से खेतों में पानी डालने से भी बचाव हो गया है। महाराज, मुझसे अधिक जानते हैं, लेकिन मैं स्वयं को शर्मिंदा कर रहा हूँ। ट्रांग लैकियन ने हल्के से खांसने का नाटक किया, जैसे कि वह अप्राकृतिक थी। उसकी उंगली गलती से सम्राट की पीठ पर लग गई। मैंने भी लोगों को ऐसा कहते सुना है। यह अच्छी बात है कि तुम्हारा दिल ऐसा है। फोंग कैन ने धीरे से मुस्कराते हुए कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी उपपत्नी सो नहीं पा रही है, मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ। क्या करें? तूफानी रात में कुछ चीजें खास तौर पर रोमांटिक हो जाती हैं। एक रात के बाद जब बारिश रुक गई तो ट्रांग लैकियन ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट के लिए बादलों के बीच फुक शब्द के साथ कढ़ाई की गई एक सुगंधित थैली रखी। यह वही है जो मेरी उपपत्नी ने बनाया है। फोंग कैन ने सुगंधित बैग लिया और उस पर नजर डाली। उसे अभी भी याद है कि पिछले साल ट्रांग लैकियन ने भी उसे ऐसा ही सुगंधित बैग दिया था। उसने इसे कुछ बार पहना और फिर काओ डुकट्रुंग से इसे दूर रखने के लिए कहा। मेरे हस्तशिल्प कौशल बहुत अच्छे नहीं हैं। ट्रांग लैकियन सीधे खड़े हो गए, थोड़ा शर्मिंदा, दूसरी ओर देखते हुए। अगर महामहिम को यह पसंद नहीं है तो बस चले जाइए, बस मेरे सामने इसकी आलोचना न करें। अगर मुझे यह पसंद नहीं आया तो क्या आप इसे मुझे फिर कभी नहीं देंगे? फोंग कैन ने थैली नीचे रखी, ट्रांग लैकियन की ठोड़ी को उठाया और उसे सीधे अपनी आंखों में देखने को कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी खूबसूरत महिला चिएव इतनी संकीर्ण सोच वाली थी। मैं बहुत मतलबी हूँ। ट्रांग लैकियन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। वह हकलाते हुए बोली, सबसे बुरी बात यह है कि मैं किसी और के लिए काम करने से पहले तब तक इंतजार करूंगी जब तक मैं अपनी महिला कौशल का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर लेती। ट्रांग लैकियन को इस तरह देखकर
फोंग कैन बहुत खुश हुआ और जोर से हंसने लगा। मुझे आपका दिया हुआ सुगंधित बैग बहुत पसंद आया। आपको इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने अपने हाथ पीछे करके कहा, अदालत का समय हो गया है। तुम्हें नाश्ता करना याद रखना चाहिए। मुझे याद है, महाराज। जब दरबार समाप्त हो जाए तो आपको नाश्ता करना अवश्य याद रखना चाहिए। ट्रांग लैकियेन ने घुटने टेके और सलामी दी। मैं महामहिम को विदाई देता हूँ। फोंग कैन ने ट्रांग लैकियेन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वह मना नहीं कर सका, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया और हाय हुआ महल छोड़ दिया। कल दोपहर से लेकर अब तक उनके खूबसूरत चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई है, जिससे वह हमेशा की तुलना में अधिक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आज महाराज बहुत अच्छे मूड में हैं। मैंने कई दिनों से आपको इतना सहज नहीं देखा। काओ डुक ट्रुंग ने प्रसन्नतापूर्वक सम्राट की ओर देखा, उन्हें पालकी पर बैठाया और कहा, आप क्या जानते हैं? यद्यपि यह एक निंदा थी, फिर भी उनकी आवाज में हंसी की झलक थी। चिऊ हियन डुंग वास्तव में मुझे अधिक सहज महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। हरम में उपपत्नी ड्रैगन के दिल को खुश कर सकती है, सबसे बड़ी जीत है। काओ डुक ट्रुंग ने अपना सिर घुमाकर हाय हुआ महल की ओर देखा। सम्राट को ध्यान से देखने और सम्राट को खुश करने के लिए इस हरम में चिऊ हियन डुंग ही एकमात्र थी। ट्रांग लैकियेन को नहीं पता था कि वह अकेली थी या नहीं। नाश्ता खत्म करने के बाद उसने मेकअप किया और महल की नौकरानियों को दरवाजे से बाहर निकालकर पालकी पर बिठाया। शाही बगीचे से गुजरते हुए हर जगह कीचड़ में मिले गिरे फूलों को देखकर उसने गहरी सांस ली। बारिश के बाद की हवा वाकई ठंडी थी। धृष्ट बूढ़े आदमी, मेरे रास्ते से हट जाओ। अचानक ट्रांग लैकियेन को एक बच्चे की चीख सुनाई दी, तो उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो एक कुछ ही साल का लड़का एक बूढ़े हिजड़े को लात मार रहा था। कौन है वो? ट्रांग लैकियेन ने बच्चे को देखने के लिए अपनी भौहें उठाईं। उसका रूप बहुत प्यारा था, लेकिन उसका व्यवहार घृणित था। महाराज, वह दूसरा राजकुमार है, थिनर ट्रुक ने धीरे से उत्तर दिया। ट्रांग लैकियेन के समूह को दूसरे पक्ष ने खोज लिया था। पहले तो छोटे लड़के ने उन्हें खाली देखा। जब उसने देखा कि वे कौन थे, तो उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। तो यह तुम लोग हो। तुमने निन्ह की माँ को सम्राट द्वारा नापसंद किए जाने का कारण बना दिया। तुम एक राक्षस हो जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। ट्रांग लैकियेन ने शांति से दूसरे राजकुमार को उसका अपमान करने दिया। दूसरे पक्ष के डांटने के बाद वह धीरे से बोली, ऐसा लगता है कि दूसरे राजकुमार के आसपास के नौकरों ने उसे शिष्टाचार नहीं सिखाया, और इससे भी अधिक दूसरे राजकुमार को यह जानने में मदद नहीं की कि दयालुता क्या है। यह महल सम्राट और महारानी से उसके आसपास के नौकरों को बदलने के लिए कहेगा, ताकि उसे बिगाड़ा न जाए। दूसरे राजकुमार ने ट्रांग लैकियेन की यह बात सुनी और गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो जो इस राजकुमार के काम में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम स्वयं सम्राट के लिए एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते और फिर भी तुम दूसरे लोगों के काम में दखल देने की हिम्मत करते हो। यह बच्चा वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि इसे हु कैक्सुआन ने पाला है। हु कैक्सुआन इतनी धैर्यवान व्यक्ति है, वह ऐसे बातूनी राजकुमार को कैसे पाल सकती है? महल में तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ एक आम आदमी के बच्चे हो? दूसरे राजकुमार के बगल में बैठा सेवक इतना डर गया कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरे राजकुमार की बातें सुनने के बाद उसने चाहा कि वह अपना सिर जमीन में गाड़ दे। महल में कौन नहीं जानता था कि सम्राट कंसर्ट झाओ से बहुत प्यार करता था। उसके सामने गर्भपात का जिक्र करने की हिम्मत कौन करेगा? और दूसरे राजकुमार ने जानबूझकर उसके दुखते हुए स्थान पर हाथ मारा।
क्या यह दूसरे पक्ष के दिल में छुरा घोंपने की कोशिश नहीं थी? इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि दूसरे राजकुमार को अब शाही उपपत्नी निंग का संरक्षण प्राप्त नहीं था। भले ही शाही उपपत्नी हूँ, अभी भी शाही उपपत्नी निंग थी। अगर दूसरे राजकुमार ने वे शब्द कहे और यह सम्राट के कानों तक पहुंच गया, तो उसे अभी भी दंडित किया जाएगा। निश्चित रूप से दूसरे राजकुमार के बोलने के बाद शाही उपपत्नी झाओ लंबे समय तक चुप रही और अंत में समूह चुपचाप चला गया, दूसरे राजकुमार के लिए दोष का एक भी शब्द कहे बिना। लेकिन उसके कारण उपस्थित सभी नौकर और भी अधिक चिंतित और सतर्क हो गए। ओह, चिऊ हियन डुंग को क्या हो गया है? तुम्हारा रंग रूप बहुत खराब है। काना ओंग महल में नहुफी ने ट्रांग लेक येन का पीला चेहरा देखा और उदासीनता से कहा, आपको अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, शाही उपपत्नी हूँ। मैं ठीक हूँ। ट्रांग लेक येन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वहां मौजूद हर कोई उसकी मुस्कान में अप्राकृतिकता को महसूस कर सकता था। सम्राट लगातार 2 रातों तक ही हुआ पैलेस में रुके थे और उन सभी ने सुना था कि जब सम्राट आज सुबह ही हुआ पैलेस से निकले थे, तब भी उनका मूड बहुत अच्छा था। तो चिऊ हियन डोंग का रंग इतना खराब क्यों था? सभी रखैलों के चले जाने के बाद रानी ने अपना माथा दबाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ? महाराज, इस नौकर ने सुना कि आज सुबह लेडी झाओ दूसरे राजकुमार से मिली और उसे एक बूढ़े हिजड़े को डांटते हुए देखा। उसने उसे कुछ सलाह दी, लेकिन दूसरे राजकुमार ने पलटकर उसे डांटना शुरू कर दिया। यह देखकर कि दूसरा राजकुमार अशिष्टता से बोल रहा है और बुरा व्यवहार कर रहा है, चिऊ हियन डुंग ने कहा कि वह किसी से मिलना चाहती है और दूसरे राजकुमार के पास सेवा करने वाले व्यक्ति को बदलने के लिए कहना चाहती है। तो दूसरे राजकुमार ने कहा कि चिऊ हियन डुंग स्वयं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और फिर भी वह दूसरों को अनुशासित करना चाहती है। जन्म देने में असमर्थ शब्द सुनकर रानी ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। दूसरा राजकुमार वास्तव में असभ्य है, लेकिन अगर लेडी झाओ इस बारे में कुछ नहीं कहती है, तो हमें इसे छूना नहीं चाहिए। हाँ, महाराज, प्रभारी हिजड़े ने धीरे से उत्तर दिया। रानी के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान आ गई। गर्भपात ट्रांग लेक येन के दिल में एक दर्द था, लेकिन दूसरे पक्ष की असुविधा का उससे क्या लेना देना था। हाय हुआ महल लौटने से पहले ट्रांग लेक येन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर भी थकान साफ झलक रही थी। महल में लौटकर उसने 2 टुकड़े डिम सम खाए और बिस्तर पर चला गया। दोपहर का भोजन भी छोड़ दिया था। किएन चीन महल में फोंग कैन ने सुना कि ट्रांग लेक येन ने दोपहर का भोजन छोड़ दिया है। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या बात है? आज सुबह जब मैं वहां से निकला तो चिऊ हियन डोंग अभी भी स्वस्थ और खुश था। महाराज, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अगर मैं हाय हुआ पैलेस के फुगबाओं से नहीं मिला होता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मास्टर चिएओ नाखुश थे। काओ डुक ट्रुंग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हालांकि आज मैंने शाही उद्यान में ड्यूटी पर मौजूद एक नपुंसक को यह कहते हुए सुना कि आज सुबह लॉर्ड चियू की शाही उद्यान में दूसरे राजकुमार से आकस्मिक मुलाकात हुई। यदि ऐसा है, तो मेरे लिए दूसरे राजकुमार को बुलाओ। फोंग कैन ने अपने हाथ में स्मारक बंद कर लिया। मैंने सुना है कि नोबल कंसोर्ट हियन ने कहा था कि यह बच्चा अधिक से अधिक अजीब होता जा रहा है। मैंने शुरू में सोचा था कि नोबल कंसोर्ट हियन बहुत कठोर हो रही थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उसने उसके साथ कोई गलत नहीं किया। काओ डुक ट्रुंग ने यह सुना और पीछे हट गया। दूसरा राजकुमार अभी तक नहीं आया था। सम्राट ने पहले ही ऐसा कह दिया था। दूसरे राजकुमार के लिए इस लड़ाई का क्या नतीजा होगा, इसका अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन अचानक महल से खबर फैल गई।
दूसरे राजकुमार के अलावा सभी नौकरों को 10 कोड़ों की सजा दी गई और फिर उनकी जगह नए नौकरों को रखा गया। दूसरे राजकुमार को भी सम्राट ने फटकार लगाई। कीन चिन्ह महल के बाहर 3 घंटे तक घुटने टेकने की सजा दी गई। यहाँ तक कि उपपत्नी हो को भी सम्राट ने डांटा। यह देखने के लिए पर्याप्त था कि इस बार सम्राट कितना क्रोधित था। एंथान महल में शाही उपपत्नी थुक ने वह खबर सुनी जिसे महारानी के लोगों ने बताने की पूरी कोशिश की थी। केवल आधी मुस्कान के साथ कहा, हमारी महारानी वास्तव में उत्साही हैं। वह इस महल को किसी भी चीज के बारे में सूचित करना कभी नहीं भूलती है। मुझे डर है कि महारानी के इरादे अच्छे नहीं हैं। लिंगसा ने चिंतित होकर कहा, रानी हमेशा रानी के खिलाफ चौकस रहती है, जो जानती है कि वह क्या लक्ष्य कर रही है। उनके विचार बहुत सरल हैं। वह चाहती हैं कि क्लैम और स्टॉक मछुआरों के लाभ के लिए लड़े। शाही उपपत्नी थुक के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। अगर वह मछुआरा बनना चाहती है और लाभ कमाना चाहती है, तो उसे पहले यह देखना होगा कि वह क्लैम बनना चाहती है या बगुला। उसने सोचा कि इस महल में वह अकेली है जो सब कुछ समझती है। ट्रांग लैक येन को इस तरह के अन्याय का सामना करना पड़ा था और अब वह सम्राट की कृपा पात्र बन गई थी। अब वह ट्रांग लैक येन के खिलाफ साजिश करना चाहती है। क्या यह महल चाहता है कि सम्राट जल्दी से उससे नफरत करने लगे? महाराज सब कुछ जानते हैं, लेकिन हाल ही में चियो हियन डुंग कुछ ज्यादा ही प्रमुख हो गई है। लैंगसा ने अभी भी चिंतित होकर कहा, इस नौकर को डर है कि वह महामहिम को नुकसान पहुंचाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शाही उपपत्नी थुक ने अपनी आंखें नीची कर ली और शांति से कहा, आइए इंतजार करें और देखें। लांगसा को पता था कि उसके मालिक ने पहले ही इसकी योजना बना ली है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया। बहुत अपमानजनक। लेडी हो ने नाराजगी में अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी, जिससे वह दुर्बल दिख रही थी। गुरुजी, आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। महल की नौकरानी नोकचाओ ने जल्दी से उसे गर्म चाय का प्याला पिलाया। अब दूसरे राजकुमार को पालने के लिए शाही कुलीन पत्नी हियन को सौंप दिया गया है। आप क्रोधित होने पर भी कुछ नहीं कर सकते। अपने शरीर को और अधिक खराब न होने दें। अपने मुंह के कोने से बह रही सूखी खांसी को रोकते हुए उपपत्नी हूँ ने चाय का एक घूंट लिया। आखिरकार अपने सीने के दर्द को शांत किया। हालांकि दूसरे राजकुमार का स्वभाव थोड़ा सीधा है, लेकिन वह इतना गुस्सैल और मूर्ख नहीं है। अगर उसे कोई उकसाता नहीं, तो वह ऐसा कैसे कर सकता था? क्या यह हो सकता है कि कुलीन पत्नी हियन? गोक चाओ ने झिझकते हुए अनुमान लगाया। ऐसा लगता है कि वह दूसरे राजकुमार को पसंद नहीं करती है। हालांकि वह यहाँ सबसे चतुर व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह हमेशा चतुराई से काम करती है और ऐसी निम्न श्रेणी की चालें नहीं अपनाएगी। कोई बात नहीं, अब दूसरे राजकुमार ने उसे अपने संरक्षण में पाला है। इस तरह की बातें उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेडी हो ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, इस समय सबसे अधिक लाभ किसको होगा? यह है चियो हियन डुंग। घोक चाओ आश्चर्य से चिल्लाई, फिर जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। चियो हियन डुंग ऐसा क्यों करना चाहता है? हरम में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपनी दुश्मनी का बदला लेंगे। उपपत्नी हो ने अकेलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं अभी भी उपपत्नी थी, तो मैंने उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। आज जब मैं सत्ता से गिर गई हूं, तो यह स्वाभाविक है कि वह मुझ पर वार करेगी। वह हमेशा धैर्यवान रही है। उसने कभी भी मुझसे सीधे लड़ाई शुरू नहीं की। यहाँ तक कि मेरे खिलाफ साजिश रचने के उसके तरीके भी बहुत सावधानी से थे। मुझे डर है कि इस समय सम्राट के दिल में उसे ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मालिक और नौकर बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई।
घोक चाऊ ने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा कि नीले रंग की पोशाक पहने एक हिजड़ा खाने का डिब्बा पकड़े हुए इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर अधीरता साफ झलक रही थी। उसे बाहर आते देख उसने कहा, यह मास्टर हो का लंच है। गोक चाऊ ने सावधानी से डिब्बा उठाया, ढक्कन खोला और देखा कि उसमें 2 प्लेट खाना था जो ताजा नहीं लग रहा था, साथ ही ठंडे चावल का एक कटोरा भी था। उसने अचानक कहा, हिजड़े, सिर्फ यही क्यों है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्वामी अभी भी शाही उपपत्नी निन्ह है? नपुंसक ने उसे तिरस्कार से देखा। वह सिर्फ एक दोषी उपपत्नी है और तुम्हें लगता है कि तुम प्रिय उपपत्नी हो। बोलना समाप्त करने के बाद नोक चाऊ के हाव भाव को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह पलटी और चली गई। नोक चाऊ ने हिजड़े की आकृति को गायब होते देखा। उसका गला रुंध गया और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह चिंतित थी कि उपपत्नियों ने अभी अभी हिजड़े की बातें सुन ली हैं। न जाने क्या करना है। उसके पास खाने का डिब्बा उठाकर अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उपपत्नियों ने बाहर की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन लिया था और केवल कड़वी मुस्कान ही दे सकी। हरम ऐसा था, जीतने वाला राजा होता था, हारने वाला डाकू। जो भी हारता था वह केवल ऐसी स्थिति में समाप्त हो सकता था जहां नौकर भी उसे धमका सकते थे। यह अफसोस की बात थी कि अतीत में उसने ट्रांग लेक येन को कम करके आका था, जो इतना धैर्यवान होना जानता था और उसके पास प्रथम श्रेणी के तरीके थे। इस हरम में वह स्वाभाविक रूप से एक निश्चित स्थान प्राप्त करेगी। बांस की टहनियों के साथ यह तला हुआ बकरा का पेट थोड़ा पुराना लगता है। ट्रांग लेक येन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खेदपूर्वक टिप्पणी की, ऐसी ताजा और स्वादिष्ट बांस की टहनियां मिलना दुर्लभ है। कितने दुख की बात है। यह व्यंजन शांगशी ब्यूरो द्वारा अभी अभी डिलीवर किया गया है। थिना ट्रुक ने ट्रांग लेक येन को कबूतर के सूप का एक कटोरा दिया। स्वाद केवल औसत है, लेकिन इस नौकर ने सोचा कि मालिक बांस के अंकुर खाना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने इसे रख लिया। क्योंकि हाय हुआ पैलेस की अपनी रसोई थी, इसलिए शांगशी ब्यूरो को भोजन लाने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि शांगशी ब्यूरो में बहुत से होशियार लोग थे। जब भी कोई नया व्यंजन आता तो वे उसे उपहार के रूप में पेश करते। कभी-कभी कुछ ऐसे व्यंजन होते जो ट्रांग लेक येन को विशेष रूप से पसंद होते। मेरी ओर से शांगशी ब्यूरो में आपकी चिंता के लिए और यह कहने के लिए कि मुझे यह वास्तव में पसंद है, धन्यवाद। ट्रांग लेक येन ने सूप खाने के लिए चम्मच उठाया और बाहर की चमकती धूप को देखा। बारिश के बाद सूरज की रोशनी खास तौर पर चमकीली लग रही थी। मैंने आपको पहले ही धन्यवाद दे दिया है, थिना ट्रुक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बस एक नौकर की ओर से उनके वरिष्ठों को दिया गया तोहफा था। आपके महामहिम के धन्यवाद के एक शब्द ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया। ऐसा करना फायदेमंद ही है। अगर अब वह उपकार न करती तो कौन यह धन्यवाद सुनना चाहेगा? कुछ ही दिनों में सम्राट चावल लगाने के लिए खेतों में आएंगे। मुझे आश्चर्य है कि महारानी के अलावा क्या कोई और महिला है जो सम्राट की सेवा कर पाएगी। थिना ट्रुक को अचानक हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई, इसलिए उसने जल्दी से कहा, इस नौकर ने सुना है कि राजधानी के बाहरी इलाके की सड़क बहुत समृद्ध है। यह सुनकर ट्रांग लेक येन के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। प्रदर्शन के तौर पर खेतों में जाकर चावल के पौधे रोपना सिर्फ लोगों का दिल जीतने का एक काम था। सम्राट और महारानी ने आम लोगों की तरह आम कपड़े पहने और खुद खेतों में जाकर गर्मियों के चावल के पौधे रोपे, जिससे लोगों और खाने के प्रति शाही परिवार का सम्मान दिखा। यदि महाराज चले भी जाएं, तो भी हम केवल गाड़ी में बैठेंगे और कोई समृद्धि नहीं देखेंगे। वान टीच एक ट्रे लेकर अंदर आया। ट्रे पर जेड ग्रीन दलिया का एक कटोरा था। जेड ग्रीन दलिया
दलिया एक प्रकार के जेड ग्रीन चावल से पकाया जाता है, जो केवल बेक प्रांत के इंगोकडियन जिले में उगाया जाता है। इसकी उपज कम और पोषण मूल्य अधिक होता है। क्या इतना अस्पष्ट मामला इस तरह चर्चा करने लायक है? ट्रांग लेक येन ने वान टिट से कहा कि वह उसके सामने दलिया का कटोरा रख दे। एक चम्मच उठाया और उस पर फूंक मारते हुए कहा, जल्दी करो और अपने मालिक को भोजन परोसो, यही तुम्हें करना चाहिए। जब महलों के स्वामी सम्राट की सेवा करने वाले लोगों की सूची का इंतजार कर रहे थे, तो यह सूची कैना ओंग महल में लाई गई थी। महारानी ने शाही आदेश में नामों की पंक्तियों को देखा। क्या यह सब है? काओ डुक ट्रुंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। महाराज, सम्राट ने कहा कि यह लोगों की आजीविका से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें बहुत अधिक स्वामियों की आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप बुद्धिमान हैं, यह मैं समझता हूँ। रानी ने सूची नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी के लिए धन्यवाद। हिजड़े। काओ डुक ट्रुंग चले गए। रानी के चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। हुआ नोक, किसी को अनथान महल, हुआ नाक महल, ही हुआ महल, सोंग थियन लाओ को रिपोर्ट करने के लिए भेजें। थुक क्वीफी, नुहफी, चिऊ हियन डोंग, थियन क्वी नहान को उपस्थित होने के लिए तैयार होने दें। सोंग थीन लाओ में थीन क्वी नहान को एक दोस्त मिला जो तुचिऊ डुंग नहीं था। जैसे ही यह खबर फैली, सभी रखैले तुचिऊ डुंग पर हंसने लगी। जब तुचिऊ डुंग को तरजीह दी जाती थी, तो वह अक्सर दूसरी रखैलों के सामने दिखावा करती थी, लेकिन अब जब वह अपनी शक्ति खो चुकी थी, तो अनगिनत लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रांग लेक येन की दिलचस्पी मजाक देखने में नहीं थी, बल्कि सम्राट द्वारा उच्च श्रेणी की रखैलों के समूह के बीच एक थियन क्वी नहान को बैठाने के कारण ने उसे और अधिक उत्सुक बना दिया। यह कहना कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम्राट थियन क्वी नहान का पक्षधर था, बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि सम्राट की इस व्यक्ति में रुचि थोड़े समय के लिए ही थी और यह जल्दी ही शांत हो गई थी। अब वह अचानक थियन क्वी नहान को साथ लाना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अचानक उसमें रुचि हो गई हो? उस रात सम्राट ने हेयू पैलेस की शाही उपपत्नी न्यू का कार्ड पलट दिया, जिससे उपपत्नियों को निराशा हुई, जिन्होंने सोचा था कि सम्राट नोबल कंसोर्ट थियन को खोजने के लिए चांग तियान टॉवर जाएंगे। क्या अफसोस है, उन्होंने एक अच्छा शो देखने का मौका खो दिया। अगले दिन जब वे अपना सम्मान देने के लिए जिंग यांग पैलेस गए, तो झुआंग लुओ यान ने शाही उपपत्नी न्यू को एक उज्ज्वल चेहरे के साथ थका हुआ और उदास जू झाओ रोंग के बगल में देखा, जिससे वह एक अच्छा शो देखने के लिए उत्साहित हो गई। लेकिन जब उसने अन्य लोगों के भावों को देखा, तो उसने देखा कि सबसे शांत व्यक्ति शाही उपपत्नी हियन थी। अपना सम्मान देने और महल में लौटने के बाद झुआंग लुओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट महल के मामलों का प्रबंधन करने के लिए शाही उपपत्नी हियन को महल में छोड़ देंगे। मुझे आश्चर्य है कि शाही उपपत्नी हियन खुश है या दुखी हैं। इस नौकर को लगता है कि कुलीन पत्नी हियन के खुश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी। थिना ट्रुक ने एक लंबे फूलदान में कुछ ताजे फूल रखे। हाल के वर्षों में कुलीन पत्नी हियन के लिए सम्राट का पक्ष धीरे धीरे कम हो गया है। भले ही कुलीन पत्नी हियन को इस बार सेवा करने की अनुमति दी जाए, लेकिन यह अनिश्चित है कि वह सम्राट से ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। महल में रहना और वास्तविक शक्ति रखना बेहतर है। ट्रांग लेक येन ने यह सुना और केवल मुस्कुरा दिया, थिना ट्रुक की बातों का खंडन नहीं किया। इस घटना ने वास्तव में नोबल कंसोर्ट हियन को लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाया। महल में सबसे धैर्यवान व्यक्ति हो थाई हुएन नहीं, बल्कि नोबल कंसोर्ट हियन था। इस व्यक्ति ने बहुत पहले से ही सम्राट की सेवा की है, लेकिन इतने सालों के बाद उसके अधीन कोई संतान न होने और हरम में सबसे पसंदीदा व्यक्ति न होने के बावजूद वह शाही उपपत्नी के पद पर चढ़ने में सक्षम थी।
उसका स्वभाव और धैर्य वास्तव में प्रथम श्रेणी का था। महल में अभिवादन का समय हमेशा उपपत्नियों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने और मूल्यांकन करने का अवसर होता था। शाही उपपत्नी जियान का प्रदर्शन हमेशा बहुत फीका रहता था, लेकिन वह कभी भी किसी भी लाभकारी चीज से अनुपस्थित नहीं रहती थी। इस समय हर कोई अभी भी सोच रहा था कि सम्राट ने शाही उपपत्नी न्यू का कार्ड पलट दिया है और वह आज शाही उपपत्नी थियन के पास जा सकता है। नतीजतन नपुंसक ने एक संदेश भेजा। सम्राट ने शाही उपपत्नी झाओ का कार्ड पलट दिया। हाल ही में सम्राट हाय हुआ पैलेस में अक्सर आया, लेकिन हर बार उसने अपनी लड़ाई की भावना का प्रदर्शन नहीं किया। ट्रांग लेक येन को एहसास हुआ कि थान तुयन सम्राट एक उच्च स्तर के आत्मनियंत्रण वाला सम्राट था। जब भी सम्राट ट्रांग लेक येन के साथ बिस्तर पर काम नहीं कर रहा होता, तो वह अक्सर उसे दरबार से असंबंधित कुछ तुच्छ कहानियां सुनाता था। कभी-कभी शान है जिंग में सभी प्रकार के राक्षसों पर भी चर्चा करता था। ट्रांग लेक येन ने सोचा, सम्राट ने शायद सोचा होगा कि उसके साथ कविता और गीतों के बारे में बात करना गाय के सामने वीणा बजाने जैसा था। अजीब चीजों पर चर्चा करने से उसकी जिज्ञासा जागृत हो सकती है। शान है जिंग प्री किन काल की प्राचीन पुस्तकें चीन, मुख्य रूप से प्राचीन काल के मिथकों, भूगोल, वनस्पतियों और जीवों, खनिजों, जादू टोना, चिकित्सा, रीति रिवाजों आदि का वर्णन करती है। द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में 18 खंड हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज। ट्रुंग खुक पर्वत में एक प्रकार का जानवर है जो घोड़े जैसा दिखता है, जिसका शरीर सफेद, पूंछ काली, एक सींग, खुर बाघ के पंजे जैसे, आवाज ढोल जैसी होती है। इसे शावक कहा जाता है। यह बाघ और तेंदुए खाता है और सेना को आदेश दे सकता है। सोन किन्ह के भाग। ताई सोन किन्ह के खंड 2 से उद्धरण। वह रूप सचमुच भद्दा है। यह सुनकर ट्रांग लेक येन खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, शरीर तो घोड़े जैसा है, लेकिन खुर बाघ जैसे हैं। ऐसी शारीरिक संरचना के साथ यह निश्चित रूप से तेज नहीं दौड़ सकता है, और फिर भी यह तेंदुए जैसे तेज दौड़ने वाले जानवर को खा सकता है। तो यह सिर्फ एक किंवदंती है। फोंग कैन ने ट्रांग लेक येन के अस्वीकृति भरे स्वर को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, अगर दुनिया में ऐसी कोई अजीब चीज होती, तो मुझे डर है कि कोई भी सम्राट उसे पकड़ने के लिए लड़ता। कौन ऐसा दिव्य जानवर नहीं चाहेगा जो लड़ सकता हो? अगर ऐसा है, महाराज, अगर आपको कोई देश पसंद नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस सूखा पैदा करने के लिए फेईडी या बाढ़ पैदा करने के लिए चांग यू फेंक दे और काम हो गया। क्या इससे बहुत सारी मेहनत नहीं बच जाएगी? ट्रांग लेक येन ने जम्हाई ली। यह बच्चों के लिए एक कहानी है। फीदी चीनी पौराणिक कथाओं में एक सांप दानव, जिसका परिचय ताई सोन किन्ह और बाघ सोन किन्ह में हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि फीदी और बाजा एक ही हैं। ट्रुओंगहू चीनी पौराणिक कथाओं में ट्रुओंगहू पर्वत में एक प्रकार के दानव का नाम, जिसका वर्णन नाम सोन किन्ह में किया गया है। दुनिया में लोगों को अक्सर परियों की कहानियों से थोड़ा डर लगता है। एक सम्राट के रूप में फोंग कैन वास्तव में लोगों को इन अजीब चीजों पर बहुत अधिक विश्वास करना पसंद नहीं करता है। दुर्भाग्य से वह डर लोगों के अवचेतन में गहराई से समाया हुआ है। वह केवल लोगों के दिलों को पकड़ने के लिए इन चीजों का लाभ उठा सकता है। आज हरम में एक महिला को खुले तौर पर पौराणिक दिव्य जानवर के लिए अवमानना दिखाते हुए सुनकर उसका दिल अचानक अवर्णनीय महसूस करता है। कभी-कभी किसी व्यक्ति का ज्ञान उसके पेट में किताबों पर निर्भर नहीं करता है। फोंग कैन के प्रभावी मंत्री जरूरी नहीं कि शीर्ष विद्वान या तीसरे दर्जे के विद्वान हों, लेकिन उनके पास वास्तविक क्षमताएं होती हैं। तो यह सिर्फ एक मिथक है। फोंग कैन जोर से हंसा, ट्रांग लेक येन के बालों को धीरे से सहलाया और धीरे से आह भरी,
काश दुनिया पर राज करना इतना आसान होता तो बहुत अच्छा होता। देर हो रही है, सो जाओ। ट्रांग लेक येन ने सम्राट की आह सुनी और अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई। वास्तव में महान महत्वाकांक्षाओं वाला कोई भी सम्राट मिथकों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वह देवताओं और राक्षसों का उपयोग करते समय कभी दया नहीं दिखाएगा। सुबह जल्दी उठकर फोंग कैन ने अपनी छाती पर झुकी हुई लड़की को देखा और थोड़ी देर के लिए लेट गया, इससे पहले कि वह पर्दे के पीछे से महल की नौकरानी को उसकी सेवा करने के लिए अंदर आने दे। कपड़े बदलने के बाद उसने अपना सिर पीछे करके बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखें खोलने वाला है। उसका एक हाथ अभी भी अनजाने में उस जगह पर लिपटा हुआ था जहां वह लेटा हुआ था। तभी वह धीरे से उठा और अपनी धुंधली आंखें खोलकर देखने लगा। महाराज जाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इतनी गहरी नींद आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ट्रांग लेक येन थोड़ा शर्मिंदा होकर उठ बैठी और अपनी छाती के बालों को सहलाते हुए बोली, मुझे इतनी गहरी नींद आई। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मैंने कल रात तुमसे थोड़ी देर से बात की थी। फोंग कैन ने अपना सिर उठाया और महल की नौकरानी से अपना कॉलर ठीक करवाया। आराम करो, कल खेतों में जाना थका देने वाला होगा। इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के लोगों ने कहा है कि कल धूप खिली रहेगी और मौसम साफ रहेगा। ट्रांग लेक येन बिस्तर से उठी, महल की नौकरानी को एक तरफ हटने का संकेत दिया, खुद गहने पहने और सम्राट की कमीज को ठीक किया। वह बैठ गई और एक बहुत ही साधारण दिखने वाली थैली अपनी बेल्ट पर रखी, अपना सिर झुकाया और उससे कहा, महाराज, यह थैली आप पर बहुत अच्छी लग रही है। फेंग जिन ने अपना सिर नीचे करके देखा। यह एक हल्का गहरे रंग का पाउच था, कपड़ा खून से लाल था। सोने के धागे का उपयोग करके एक उड़ते हुए ड्रैगन के साथ कढ़ाई की गई थी। पक्षी पैटर्न के साथ संयुक्त गहरे लाल शब्द फुक था, विशेष रूप से राजसी ड्रैगन बागे को उजागर कर रहा था। जुआंग लुओयान की ठोड़ी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए फेंग जिन ने अचानक उसके होठों पर हल्के से चूमने के लिए झुके, मुस्कुराते हुए कहा, मेरी उपपत्नी ने मेरे लिए जो पाउच कढ़ाई की है वह निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त है। मुझे यह बहुत पसंद है। अपनी बात समाप्त कर मुस्कुराए और दरवाजे से बाहर चले गए। अलविदा, महाराज। ट्रांग लेक येन ने सम्राट को गायब होते देखा, धीरे से खड़ी हुई, अपने होठों के कोने को छुआ। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। कोई, मुझे नहाने और कपड़े बदलने में मदद करो। वैन टिच ने सावधानीपूर्वक ट्रांग लेक येन को स्नान से बाहर निकलने में मदद की, उसे कपड़े पहनाने में मदद की और उसके काले बालों के प्रत्येक लट पर तिल का तेल लगाकर सावधानीपूर्वक मालिश की। यह देखकर कि ट्रांग लेक येन कुछ ध्यानमग्न लग रही थी, उसने अचानक कहा, महाराज, कल जो रखैले साथ आएंगी उनमें थीन क्वी नहान भी शामिल है। यह नौकर सोचता है कि यह थीन क्वी नहान वास्तव में सरल नहीं है। ट्रांग लेक येन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हरम में कौन सरल है? थियन क्वी नहान क्या है? इस जगह में एक उपपत्नी जो बिना डगमगाए सम्राट का पक्ष बनाए रख सकती है, वह सबसे भयानक है। अपने मालिक की यह बात सुनकर वैन टिच को तुरंत एंथान महल में शाही कुलीन पत्नी थुक की याद आ गई और वह मन ही मन उसका सम्मान करने लगी। यह सच था कि महल में कोई भी इस शाही कुलीन पत्नी थुक से आगे नहीं निकल सकता था। यद्यपि थियन क्वी नहान की सुंदरता दूसरों से कहीं बेहतर है, अन्य पहलू थुक क्वी फी से कहीं कमतर हैं। इस जगह पर पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुंदरता का उपयोग केवल अस्थायी महिमा प्राप्त कर सकता है। कोक वो त्योहार के बाद गर्मियों में चावल की रोपाई का मौसम होता है। झुआंग लुओन गाड़ी में ठीक से बैठे, अपने बालों को छूते हुए जो मोटे कपड़े में बंधे थे, असहज रूप से घूमते थे। गाड़ी में से चारों ओर देखते हुए
उसने देखा कि अधिकारियों और सैनिकों की परतों के बाहर खड़े गार्ड खेतों के आसपास के लोगों के कई मंडल थे। चारों ओर के सभी लंबे पेड़ पहले से ही लोगों से भरे हुए थे, जो कि कई ऊंची पहाड़ियों को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे हमेशा के लिए सभा के रूप में हैं। एल्वाएं, जो कपड़े हुए कपड़े के साथ बहुत असहज हैं। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि वे खुद उन लोगों से अलग नहीं थे जिन्हें वे नीची नजर से देखते थे। उनके पेट कचरे से भरे हुए थे। पहले ट्रांग लैकियन ने सोचा था कि हालांकि थिएन क्वी नहान महान और सुंदर थी, कम से कम वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो खुद को महान समझती थी और आम लोगों को नीची नजर से देखती थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने इस लड़की को ज्यादा आका था। अगर थिएन क्वी नहान को अस्वस्थ महसूस होता है तो उसे बाहर आने की जरूरत नहीं है। थिएन क्वी नहान की हरकतें देखकर रानी का चेहरा काला पड़ गया। आज यहाँ खड़े लोगों का हर शब्द, हर हरकत शाही परिवार की छवि को दर्शाती थी। थिएन क्वी नहान यह रूप किसे दिखाना चाहते थे? क्या वह सम्राट को यह बताना चाहती है कि उसकी त्वचा अविश्वसनीय रूप से चिकनी है, या वह चाहती है कि लोग यह सोचें कि शाही परिवार कष्ट सहन नहीं कर सकता और केवल आनंद लेना जानता है? रानी की यह बात सुनकर थिएन क्वी नहान के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। उसके पास घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सूरज की रोशनी में उसकी गोरी गर्दन और भी प्यारी लग रही थी। आज सम्राट और मैं तुम्हें यहाँ आनंद लेने के लिए नहीं लाए हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम गलत हो तो इतना अनाड़ी व्यवहार करना बंद करो। यदि यह महल में था, भले ही उपपतियों में अभिनय किया जा रहा था, जब तक कि वे बहुत अधिक नहीं थे, तब तक महारानी उन्हें फटकार नहीं लगाती थी। लेकिन आज की स्थिति में वह हरम का प्रमुख था और एक बार तक की लापरवाही से भी कुछ भी नहीं कह सकता था। महारानी का हाथ, और साथ में वे वेदी पर गए, स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करते हुए, हवा और बारिश के देवताओं की पूजा करते हुए, आकाश के लिए 9 प्रांतों को अनुकूल मौसम के साथ आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हुए। सम्राट ने अपनी पैंट को लुढ़काया और खेत में जाया, चावल के रोपाई का एक बंडल उठाया और उन्हें स्ट्रंग लाइनों के साथ लगाया। ट्रांग लैकियन की हरकतें हालांकि कुशल नहीं थी, फिर भी समान दिखीं। जब वह धीरे धीरे चावल के पौधों के एक एक गुच्छे को रोप रही थी तो उसने अचानक एक भयभीत चीख सुनी। उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और देखा कि थिएन क्वी नहान पहले से ही डर से पीला पड़ चुका था। वह कांप रही थी और किनारे की ओर पीछे हट रही थी। अप्रत्याशित रूप से उसके पैर लड़खड़ा गए और वह खेत में मूंग के बल गिर गई। इस प्रकार एक अद्वितीय सुंदरता जल्दी से एक मिट्टी की मूर्ति में बदल गई। स्थिति को देखते हुए 2 मजबूत किन्नर तेजी से आगे बढ़े और थिएन क्वी नहान को किनारे पर लाने में मदद की, ताकि लोगों को यह शर्मनाक दृश्य देखने से बचाया जा सके। क्या हुआ? फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी। उनकी आवाज में अधीरता का भाव झलक रहा था। महाराज, थिएन क्वी नहान के पैर को एक जोंक ने काट लिया था। एक खोजे ने तुरंत उत्तर दिया, शाही चिकित्सक थिएन क्वी नहान का इलाज करने आए हैं। अगर लेडी थिएन की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें गाड़ी में चढ़ाने में मदद करें। फोंग कैन ने अपने हाथों से पानी झटकते हुए कहा, आज धूप खिली हुई है, उन्हें यहाँ बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक कमजोर महिला को उसके पैर में रेंगती हुई एक जोंक ने काट लिया। कितनी क्रूर और खूनी घटना थी। तरंग लैकियन ने इस महान थिएन के लिए दया महसूस की, बस मैदान में गया और अच्छी चीजों का सामना करना पड़ा। नीचे अंकुर बहुत अच्छी तरह से बढ़ता गया। किसान चावल के अंकुरों के बंडलों को बांध रहे थे, रंग के एक टुकड़े को हल और हैरों के लिए ले जा रहे थे।
चावल के पौधे लगाने के उनके आंदोलन कुशल और चुस्त थे। करीने से रोपे गए चावल के पौधों की पंक्तियों को देखकर फोंग कैन ने कहा, उम्मीद है कि इस साल की फसल पिछले साल की तुलना में बेहतर होगी। सम्राट दयालु है, उसके शासन में दुनिया अनुकूल मौसम का आनंद लेती है और लोगों का जीवन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। रानी ने यह सुना और कहा, दुनिया के सभी लोग आपका सम्मान करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। बस प्रार्थना करो कि मेरे दिल को शर्मिंदा न होना पड़े। फोंग कैन ने महारानी की तारीफ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं की, केवल एक वाक्य के साथ हल्के से जवाब दिया। अपना सिर घुमाया और देखा कि ट्रांग लेक येन उसके और महारानी के पास से किसानों को चावल लगाते देखने के लिए चुपके से गुजर रहा था। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा, फिर उसने दूसरी ओर देखा। महारानी से कहा, देर हो रही है, चलो महल में वापस चलते हैं। जब तक सम्राट महल में वापस नहीं आ गया, किसी ने एक बार भी थिएन क्वी नहान का जिक्र नहीं किया, मानो शुरू से आखिर तक यह व्यक्ति कभी आया ही न हो। थिएन क्वी नहान को ले जाने वाली गाड़ी ट्रांग येन की गाड़ी के पीछे पीछे चल रही थी। जब वह गाड़ी में चढ़ी तो उसने उस दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे अंदर से एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और शांति से अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस थिएन क्वी नहान की किस्मत वाकई अच्छी है। खेतों में जाते ही उसे ऐसी घिनौनी चीज का सामना करना पड़ा। युनशी ने झुआंग लुओयान के सामने घुटने टेक दिए, ध्यान से उसके पैरों की मालिश की। झुआंग लुओयान मुस्कुराई। सबसे पहले जब उसने नोबल लेडी कियान को गाड़ी से उतरते देखा तो उसने अपने हाथों को खुजलाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। जो कुछ हुआ उससे उसे समझ में आ गया कि नोबल लेडी कियान चाहे कितनी भी नासमझ क्यों न हो, वह जानबूझकर ऐसी असामयिक घटना को अंजाम नहीं देगी जब तक कि उसे वास्तव में असहनीय खुजली न हो। भले ही नोबल लेडी कियान ने खुजली को सहने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जोंक का काटना हुआ, वह उसकी नसों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। किसी ने नोबल लेडी कियान पर हाथ रखा होगा। इस घटना से हरम में एक नई कॉमेडी शुरू हो जाएगी। उस रात जब वह महल में लौटी तो सोंग थिएन लाओ से खबर फैली कि थिएन क्वी नहान ने शाही चिकित्सक को बुलाया है। नतीजतन शाही चिकित्सक ने उसे बताया कि उसके कपड़ों पर एक प्रकार की पाउडर वाली दवा लगी हुई है जिससे उसके पूरे शरीर में खुजली हो सकती है और जोंक आसानी से आकर्षित हो सकती है। इसके तुरंत बाद जो रखैलें अभी भी थिएन क्वी नहान को हारते हुए देखने का इंतजार कर रही थी, उन्हें अब अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ा। उन्हें डर था कि यह मामला अचानक उनके सिर पर आ जाएगा। ट्रांग लेक येन आलस से मंडप में पीछे झुक गया। साफ नीली झील में आगे पीछे तैरते ब्रोकेड कार्प को देखने का आनंद ले रहा था। अचानक उसने दो महल की नौकरानियों के बीच बातचीत सुनी। आपको क्या लगता है कि थिएन क्वी नहान को किसने नुकसान पहुंचाया? कौन जानता है, महल में प्रवेश करने के बाद से थिएन क्वी नहान को हमेशा सम्राट द्वारा प्यार किया गया है। हालांकि वह अभी भी दो थुक क्वी फी और चियू हिएन डोंग नोंग नोंग से कमतर है, फिर भी वह न्हू फी नोंग नोंग के बराबर है। मेरे ख्याल से यह मामला शायद लेडी तू चियो डोंग ने किया है। अब जबकि लेडी थिएन उसके साथ है और वह अनुग्रह से बाहर हो गई है, मुझे आश्चर्य है कि उसके दिल में कितनी नफरत है। कौन सी महल की नौकरानी अपने मालिक के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करती है? जैसे ही ट्रांग लेक येन बड़ी दिलचस्पी से चुपके से बातें सुन रहा था, कुछ ही दूरी पर नू फी की आवाज सुनाई दी। उसने अनिच्छा से अपना आलसी व्यवहार वापस लिया और मंडप से बाहर चली गई। उसने नू फी के सामने दो महल की नौकरानियों को घुटनों के बल बैठे देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे कि उनमें खून ही न बचा हो। नमस्कार, शाही उपपत्नी न्यू। ट्रांग लेक येन ने नू फी को प्रणाम किया।
उसकी नजरें घुटनों के बल बैठी दोनों नौकरानियों पर घूम रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बुद्धिमान महिला है। हालांकि शाही उपपत्नी नूह को ट्रांग लेकयेन पसंद नहीं था। ट्रांग लेकयेन वर्तमान में सम्राट के साथ बहुत लोकप्रिय था, इसलिए उसने पहले की तुलना में अधिक विनम्र व्यवहार करने की कोशिश की। कल हम शहर के बाहरी इलाके में गए थे। आज भी आपके पास टहलने की ऊर्जा क्यों है? यह सिर्फ उपनगरों तक जाना है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ट्रांग लेकयेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने सुंदर दृश्य देखा तो मैं टहलने जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मुझे कुछ बकवास सुनने को मिला। यह बकवास है। शाही उपपत्नी नूह ने दोनों महल की नौकरानियों को ठंडे मन से देखा। उपपत्नी के दर्जे की कोई भी उपपत्नी एक कुलीन महिला की तुलना में खुश महसूस नहीं करेगी। इसके अलावा वह कभी भी सौम्य स्वभाव की नहीं रही है। चूंकि किसी ने उसकी पीठ पीछे बकवास करने की हिम्मत की है, इसलिए उसे भी उसका गुस्सा सहने की हिम्मत करनी चाहिए। जहां तक इस महल का सवाल है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए अब उन्हें अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांग लेकयेन ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपना सिर नीचे कर लिया। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और कुछ नहीं कहा। नूफी ने देखा कि ट्रांग लेकयेन का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, कोई इन दोनों महल की नौकरानियों को ट्रुंग तिन महल में खींच ले जाए। मालिक का अनादर करने वाले इस तरह के व्यवहार को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महल की दो नौकरानियों को घसीट कर ले जाते और क्षमा याचना करते देख ट्रांग लेकयेन की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लेडी नूह कहाँ जाने की योजना बना रही है? थिएन क्वी नहान की तबीयत ठीक नहीं है और सम्राट की सेवा करने वाली बहनों के रूप में मैं निश्चित रूप से कुछ समय के लिए उनसे मिलने आना चाहती हूँ। नूफी मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराई नहीं। क्या लेडी चियू अभी तक मिलने आई हैं? यदि आप नहीं गए हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कहने के बाद ट्रांग लेकयेन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। वह नूफी के पीछे पीछे सोंग थिएन लाओ की ओर चली गई। हरे भरे बांस के बगीचे से गुजरते हुए और सोंग थिएन लाओ में प्रवेश करते हुए ट्रांग लेकयेन ने काओ डुक ट्रुंग को बाहर खड़े देखा। यह जानते हुए कि सम्राट यहाँ था, उसके कदम थोड़े रुक गए। वह मुस्कुराई और उसकी ओर सिर हिलाया। हिजड़ा काओ। शाही उपपत्नी नूह, शाही उपपत्नी चिएउ हिएन डोंग को नमस्कार। काओ डुक ट्रुंग ने अपना समारोह समाप्त किया, ट्रांग लेकयेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये दोनों महिलाएं थिएन क्वी नहान से मिलने आई हैं? अभी सम्राट, महारानी और शाही कुलीन पत्नी शू सभी यहाँ हैं। कृपया अंदर आए। माफ कीजिए श्रीमान। ट्रांग लेकयेन ने थोड़ा सिर हिलाया, यह देखकर कि नूफी पहले ही कुछ कदम चल चुकी थी। उसके पास अपने पैर उठाने और उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काओ डुक ट्रुंग ने दो महिलाओं की आकृतियों को देखा, फिर से नीचे झुका। जब तक उसने अपना सिर नहीं उठाया, उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। महाराज, शाही उपपत्नी नूह और शाही उपपत्नी चियू हिएन डोंग आपसे मुलाकात का अनुरोध करते हैं। फोंग कैन कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा ठंडा था। हिजड़े की रिपोर्ट सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, उन्हें अंदर आने दो। इस समय उसका चेहरा कुछ गर्म था। उस परिवर्तन से उसके बगल में बैठी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उसकी भौहें थोड़ी सी फड़क उठीं। महाराज, थिएन क्वी नहान को इतनी खुजली होती है कि उसे तब तक खुजलाना पड़ता है जब तक उसकी त्वचा और मांस फट न जाए। तू चियो डोंग बहुत क्रूर है, रानी ने गंभीरता से कहा। थिएन क्वी नहान की बर्फ जैसी त्वचा कितनी दयनीय है, इसे देखकर मुझे दिल दुखता है। ट्रांग लेकयेन ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया और रानी के ये शब्द सुने, वह केवल अपने दिल में आहें भर सकी।
ऐसे ईमानदार और हार्दिक शब्द कहने में सक्षम होना वास्तव में महल में रहने वाली महिलाओं के लिए एक आवश्यक कौशल था। सम्राट से लगभग 3 कदम की दूरी पर प्रतीक्षा करते हुए वह घुटनों के बल बैठ गई। मैं आपके प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ, मेरी 2 प्यारी रखैलों, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। फोंग कैन ने शांति से कहा, कृपया बैठ जाइए। ट्रांग लेकयेन नू फी के नीचे बैठी थी। उसने बिस्तर पर लेटे थिएन क्वी नहान को ध्यान से देखा। उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी सांस रुक गई। मूल रूप से एक अद्वितीय चेहरे वाली सुंदरता, वह इस भयानक रूप में कैसे बदल गई। उसके सुंदर चेहरे पर लाल चकत्ते ने उसे एक राक्षस में बदल दिया था। हिजड़ा इतनी गंभीर रूप से घायल कैसे हो गया? उपपत्नी नूह ने आश्चर्यचकित होकर भौहें सिकोड़कर असंतोष में कहा, थिएन क्वी नहान स्वाभाविक रूप से सुंदर है। कौन इतना क्रूर हो सकता है? वे शब्द अनैतिक हैं। वह विकृति से पीड़ित है। महारानी और शाही उपपत्नी नूह ने जानबूझकर बर्फ जैसी त्वचा और शर्म को दूर करने वाले फूलों जैसी चीजों पर जोर दिया। क्या वे सम्राट को अभी थिएन क्वी नहान की उपस्थिति याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? और तू च्यूडोंग जमीन पर घुटने टेक रहा था। नूहफी ने जानबूझकर कहा कि क्या उसने उसके साथ हवा जैसा व्यवहार किया था? थिएन क्वी नहान भी अपनी वर्तमान शक्ल को स्वीकार करने में असमर्थ लग रही थी। जैसे ही नूहफी ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने चेहरे के आधे हिस्से पर कंबल खींच लिया। एक बार भी किसी की ओर नहीं देखना चाहती थी। फोंग कैन ने अपनी पलकें उठाईं। नूहफी के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, केवल महारानी से कहने के लिए मुड़ा, अब जब थिएन क्वी नहान ऐसी हो गई है तो आपको थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। महाराज, कृपया निश्चिंत रहें। थिएन क्वी नहान की हालत ऐसी हो गई है, न केवल महामहिम का दिल टूटा है बल्कि मुझे भी उनके लिए दुख हो रहा है। रानी ने धीरे से स्वीकार कर लिया। फिर तू च्यूडोंग की ओर देखा। तू च्यूडोंग, तुमने बार बार गलतियां की हैं। इस बार तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। तू च्यूडोंग ने अपना सिर उठाया और एक सुंदर किंतु दयनीय मुस्कान बिखेरी। सम्राट और महारानी मुझे सजा देना चाहते थे, बेशक मुझे माफ नहीं किया जा सकता था। इन शब्दों से महारानी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी पलकें नीची करके कहा, पहले तुम चियू हियन डोंग से ईर्ष्या करते थे। सम्राट ने, यह देखते हुए कि तुमने कितने सालों तक उसकी सेवा की है, अभी तक उसे कड़ी सजा नहीं दी है। अब तुमने थिएन क्वी नहान को जहर दे दिया है। तुम सच में एक भयानक दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति हो। तू च्यूडोंग ने उदासीनता से महारानी के आरोप को सुना, केवल सम्राट की ओर देखते हुए। महाराज, ट्रांग लेकयेन ने देखा कि तू च्यूडोंग की आंखों में अभी भी आशा थी। शायद उसके दिल में वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी। इस कमरे में सभी महिलाएं उस अपराध को तुरंत उसके सिर पर डालना चाहती थीं। एकमात्र व्यक्ति जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता था, वह केवल सम्राट था। तुम्हें और क्या कहना है? सम्राट ने शू झाओरोंग को देखा। उसकी आंखों में कोई खास भावना नहीं बची थी, मानो वह किसी अजनबी को देख रहा हो। शायद मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा उदार हो गया हूँ। सम्राट के कोमल शब्दों ने शू झाओरोंग की आंखों में सभी उम्मीदों को बुलबुलों की तरह गायब कर दिया। वह सीधे घुटनों के बल बैठ गई, सम्राट की ओर झुकी और प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, इस उपपत्नी के पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।